नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों से एकजुट होकर वर्तमान चुनौतियों से लड़ने का किया आह्वान। कहा, पिछली सदी में बने ग्लोबल गवर्नेंस और वित्तीय संस्थान इस सदी की चुनौती से लड़ने में असमर्थ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दिया आश्वासन। उपाय सुझाने के लिए गठित होगी समिति। डॉक्टरों से व्यापक जनहित में काम पर लौटने का अनुरोध। कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल जारी। अस्पतालों में इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद। भाजपा ने ममता सरकार पर न्याय की आवाज दबाने का लगाया आरोप। मुद्दा केस में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ चलेगा मुकदमा। राज्यपाल ने आरटीआई एक्टिविस्ट की शिकायत पर मुकदमा चलाने की दी अनुमति। भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को बचाने की हो रही है कोशिश। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में संगठनात्मक चुनाव और विधानसभा चुनाव पर चर्चा। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों को ग्लोबल साउथ कहा जाता है। सम्मेलन में इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष शामिल हुए। आपको बता दें कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मौजूदा विश्व के सामने खड़ी चुनौतियों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते सदी की संस्थाएं और संगठन वर्तमान समय की विश्व की चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट होने की जरूरत है। पिछली सदी में बने ग्लोबल गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस सदी की चुनौतियों से लड़ने में असमर्थ रहे हैं। फ्रेंड्स, यह समय की मांग है कि ग्लोबल साउथ के देश एकजुट होकर एक स्वर में एक साथ खड़े रहकर एक दूसरे की ताकत बने। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में तेजी लाने के लिए सामाजिक प्रभाव निधि की स्थापना का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इसमें $25 मिलियन का शुरुआती योगदान करेगा। ग्लोबल साउथ में डीपीआई में तेजी लाने के लिए हमने सोशल इंपैक्ट फंड बनाया है। भारत इसमें $25 मिलियन का शुरुआती योगदान करेगा। फ्रेंड्स, हेल्थ सिक्योरिटी के लिए हमारा मिशन है वन वर्ल्ड वन हेल्थ और हमारा विजन है आरोग्य मैत्री, यानी फ्रेंडशिप फॉर हेल्थ। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ को विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग देने की भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। ग्लोबल साउथ के देशों में फाइनेंशियल स्ट्रेस और डेवलपमेंट फंडिंग के लिए भारत एसडीजी स्टिमुलस लीडर्स ग्रुप में सहयोग दे रहा है। हम ग्लोबल साउथ को सस्ती और प्रभावी जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए काम करेंगे।
हम औषधि रेगुलेटर्स के प्रशिक्षण में भी सहयोग करेंगे। कृषि क्षेत्र में नेचुरल फार्मिंग के अपने अनुभव और टेक्नोलॉजी साझा करने में हमें खुशी होगी। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में शुरू हो गई है। भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हो रही बैठक में पार्टी के सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनावों के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा की जा रही है। बैठक में वरिष्ठ नेता अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन महामंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन के प्रभारी महासचिव और अन्य नेता भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले कल देर शाम भाजपा महासचिवों की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 1 सितंबर से पार्टी का सदस्यता अभियान चलाने का फैसला लिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंकीपॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बीमारी के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक सावधानी के तौर पर कुछ उपाय किए जाएंगे। भारत में अभी तक मंकीपॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंकीपॉक्स संक्रमण आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक चलने वाला स्वसीमित होता है और रोगी आमतौर पर सहायक प्रबंधन के साथ ठीक हो जाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। मंत्रालय ने डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडलों से बैठक के बाद सभी कदम उठाने का आश्वासन दिया। साथ ही स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति बनाई जाएगी, ये भी कहा है। राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों को समिति के साथ अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बैठक के दौरान रेखांकित किया गया कि 26 राज्य पहले ही अपने यहां स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून पारित कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए आंदोलनकारी डॉक्टरों से व्यापक जनहित में अपने काम पर लौटने का अनुरोध किया है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले को लेकर देश भर में आक्रोश है। देश भर के डॉक्टर इस घटना के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आज देश के डॉक्टर्स सुबह 6 बजे से ही हड़ताल पर हैं। आईएमए ने देश भर के सभी आधुनिक चिकित्सा डॉक्टरों की सेवाओं को 24 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। चाहे उनका क्षेत्र हो या कार्यस्थल, कुछ भी हो, आपातकालीन सेवाएं चालू हैं। इस अवधि के दौरान कोई ओपीडी या वैकल्पिक सर्जरी नहीं की जा रही है। सभी राज्यों के अलग अलग हिस्सों से ओपीडी, इमरजेंसी सेवा, पैथोलॉजी बंद रहने की खबर है। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी और राजकोट में भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर ममता सरकार और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि बंगाल में लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर की जघन्यता पर पूरा देश चिंतित और आक्रोशित है। फिर भी टीएमसी सरकार अपने बचाव में इसे धार्मिक और राजनीतिक रंग देने में लगी है। मायावती ने कहा कि विपक्ष भी इस मामले में कम नहीं है। ऐसे में दोषियों को सख्त सजा और पीड़ित परिवारों को न्याय कैसे मिले, इसकी चिंता जरूरी है। मायावती ने कहा कि इस मामले में आरोप प्रत्यारोप को त्याग कर असली दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आगे आना होगा। और उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार ने मुआवजा नहीं लेने और न्याय की बात कही है। उनकी पीड़ा और घटना को लेकर इंसाफ के तकाजे पर सभी को गंभीर होने की जरूरत है। मायावती ने कहा कि इस घटना को लेकर डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों का आंदोलन भी अपनी जगह सही है, जिसका समर्थन भी है, लेकिन इस दौरान गरीब मरीजों के इलाज की तरफ भी जरूर ध्यान दिया जाए तो ये उचित होगा। साथ ही सरकार अस्पतालों और डॉक्टरों की भी सुरक्षा और सम्मान का विशेष ध्यान रखे।
कोलकाता रेप और मर्डर केस में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हमलावर है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि जिन डॉक्टरों ने आरजीकर हॉस्पिटल में हुई भयावह घटना के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन डॉक्टर्स का ट्रांसफर कर दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता ने ममता सरकार के इस फैसले को तालिबानी फतवा बताया। इस बेटी के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाने वाले 43 डॉक्टर्स को पश्चिम बंगाल की सरकार ने ट्रांसफर करने का निर्देश दे दिया है और ट्रांसफर उनकी कई दूर दराज इलाकों में भी की गई है। दिस इज द तालिबानी ऑर्डर ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट that those doctors who have been raising their voice for the nyay for this beti have been issued transfer orders, including to areas which are very remote, as if to punish them, to penalize them. हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही जननायक जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले विधायकों में हिसार जिले के उकलाना विधानसभा से अनूप धानक, फतेहाबाद के टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली, कैथल के गोहला चिका के ईश्वर सिंह और कुरुक्षेत्र के शाहबाद से रामशरण शामिल हैं। गौरतलब है कि जेजेपी से इससे पहले भी कई बड़े पदाधिकारी अपना रास्ता अलग कर चुके हैं। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी के 10 विधायक बने थे। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में कथित भूमि घोटाले के मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बुरी तरह से फंस गए हैं। इस मामले में प्रदेश के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दी है। मामले में राज्यपाल ने कानूनी विशेषज्ञों से सलाह भी ली थी। दरअसल मामले में शिकायतकर्ताओं ने मुदा मामले में एंटी करप्शन एक्ट 1988 की धारा 17 और 19 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के अंतर्गत राज्यपाल से मुख्यमंत्री के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मांगी थी। बताया जाता है कि मुदा मामले में अवैध आवंटन से राज्य के खजाने को 45 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, बेटे और मुदा के आयुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार राज्यपाल पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रही है। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि सभी विधायक और सांसद उनके साथ हैं। The entire cabinet is with me. The government is with me. All MLAs are with me. All Congress MLAs are with me. MLCs are with me. All Lok Sabha, Rajya Sabha members are with me. भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यह पूरा घोटाला 3 से 4 हजार करोड़ रुपयों का है। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के नेता हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार की प्रेरणा गांधी परिवार से हासिल कर रहे हैं, जो स्वयं हजारों करोड़ के नेशनल हेराल्ड घोटाले में जमानत पर बाहर है। तो 4000 करोड़ की लूट ये सिद्धरमैया जी ने किया है, उनके परिवार ने किया है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का विषय नहीं है। मैं एक साधारण नागरिक के रूप में धन्यवाद देता हूं। पहले गवर्नर इस प्रकार के केसेस पे बैठ जाते थे। पहले इस प्रकार के केसेस पे पॉलिटिकल कंपल्शन, कोट अनकोट, इफ यू वुड रिमेंबर मनमोहन सिंह जी, देयर वाज अ टर्म इन दोज डेज ऑफ यूपीए, पॉलिटिकल कंपल्शन होता था कि इस पे सैंक्शन नहीं देना है। आज मैं धन्यवाद देता हूं इस प्रणाली को, इस प्रक्रिया को, कि जिसने घोटाला किया है उसे आज प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसके खिलाफ आज केस चलेगा। और 23 अगस्त को भारत अपना प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा। इस मौके पर अंतरिक्ष में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों को दर्शाने वाले अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आज भारत एक सुपर पावर है। आज़ादी के बाद से अनंत अंतरिक्ष की हमारी यात्रा में अनेकों सफल पड़ाव आए। 24 सितंबर 2014 ऐसा ही एक स्वर्णिम पल आया जब हमारे मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने के साथ ही इतिहास रच दिया।
आइए देखते हैं भारत के मंगल मिशन की सफल कहानी को बयां करती हमारी ये खास रिपोर्ट। 24 सितंबर 2014 अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की बेहद लंबी छलांग। इस दिन इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान ने जैसे ही मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया, भारत ने नया इतिहास रच दिया। यह देश का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था, जिसमें पहले ही प्रयास में सफलता ने कदम चूमे थे। इसरो से पहले दुनिया की कोई भी दूसरी अंतरिक्ष एजेंसी अपने पहले ही प्रयास में लाल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश नहीं कर सकी थी। इसके साथ ही इसरो मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाली दुनिया की चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान को PSLV C-25 के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। भारत ने सबसे कम कीमत पर यह सफलता हासिल की थी। इस पूरे अभियान में लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च हुए। अमेरिका ने मंगल अभियान में भारत से 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया था। मंगलयान मिशन की उपलब्धियां। मंगल मिशन ने 6 महीने की अपनी तय अवधि से अधिक समय तक काम किया। इस मिशन ने 8 सालों तक मंगल ग्रह की सतह और वायुमंडल का अध्ययन किया। इस दौरान मिशन ने मंगल की स्थलाकृति, आकारिकी, खनिज विज्ञान और वायुमंडल का अध्ययन किया। मंगल कलर कैमरा, जिसने अब तक 1100 से अधिक चित्र तैयार किए हैं, और एक मंगल एटलस प्रकाशित किया है। पीयर रिव्यूड जर्नल्स में 35 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए। अप्रैल 2022 में मंगलयान का इसरो से संपर्क टूट गया और इसी के साथ मिशन समाप्ति की घोषणा कर दी गई। मंगलयान राष्ट्रीय गौरव का मिशन है। इस मिशन ने देश की युवा पीढ़ी में उत्साह पैदा किया, साथ ही अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीकों को समझने और उन पर चर्चा करने की उनकी जिज्ञासा को जगाया। मंगलयान की सफलता के बाद इसरो अब एक बार फिर से मंगल ग्रह पर वापसी करने की तैयारी कर रहा है। मंगल ग्रह के अगले मिशन से इसरो इस साल ग्रह के और भी रहस्यों के बारे में पता लगाएगा। इस नए मिशन का लक्ष्य मंगल की सतह पर एक रोवर और हेलीकॉप्टर उतारना है। अगर यह मिशन सफल रहा तो भारत अमेरिका और चीन के बाद मंगल पर यान उतारने वाला तीसरा देश बन जाएगा। पुनीत शर्मा की रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए DD न्यूज। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे। रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत, हमको ज्ञात है। फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है। विकसित भारत हो अपना, अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है। इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम, उसका कर्ज चुकाना है। हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको। सीमा पर जो आंख दिखाए, आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से। गर्जन भारत माँ का हो, जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना, वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट
और साफ बर्तन और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। कैबिनेट ने 3 शहरों के मेट्रो विस्तार को मंजूरी दी है। इन शहरों में महाराष्ट्र के पुणे और ठाणे के अलावा कर्नाटक की राजधानी मेट्रो रेल परियोजना चरण 3 शामिल है। कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस वार्ता में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री ने कहा कि देश के कुल 21 शहरों में मेट्रो रेल लाइन का विस्तार 945 किलोमीटर हो चुका है। बीते 10 सालों में मेट्रो रेल लाइन विस्तार में तेजी से काम हुआ है। मेट्रो रेल लाइन के इस विस्तार में मेट्रो रोजाना 6 किलोमीटर के हिसाब से रोज आगे बढ़ रहा है। कि 2014 तक, जब से नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार आई, उससे पहले 5 शहरों में और ये मेट्रो ये शुरू की गई थी। और उसके बाद अगले 10 साल के अंदर अगर मैं कहूं तो उन 5 शहरों में जो मेट्रो थी वो उसकी लंबाई 248 किलोमीटर थी। और इन 10 सालों में और 16 शहर जोड़ करके और 700 किलोमीटर मेट्रो उसके अंदर जोड़ दी गई, जो अभी यानी ऑपरेशनल जो उसका लेंथ है वो 945 किलोमीटर और ये हो गई है। अगर हम हिसाब लगाएं तो अभी 6 किलोमीटर मेट्रो प्रति महीना और इसमें जोड़ा जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन की संस्करण 2.0 को लॉन्च किया है। ऐप के नए संस्करण में अतिरिक्त 392 बाढ़ निगरानी केंद्रों से संबंधित जानकारी को जोड़ा गया है। इसके साथ ही इन निगरानी केंद्रों की कुल संख्या 592 हो गई है। इसके अलावा ये संस्करण देश के 150 से प्रमुख जलाशयों की भंडारण स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी भी प्रदान करता है, जो उनके निचले क्षेत्रों में संभावित बाढ़ की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करेगा। इस ऐप की उपयोगिता पर केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कुशविंदर वोहरा से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। सेंट्रल वाटर कमीशन ने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप को लॉन्च किया है और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ CWC के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, ये जो ऐप आपने लॉन्च किया है, ये पिछली बार से कितना अलग है और कौन कौन से नए फीचर्स इसमें जोड़े गए? 392 हमने नए स्टेशंस, मॉनिटरिंग स्टेशन है वो उसमें फ्लड की फोरकास्टिंग नहीं होती, लेकिन लेवल बताते रहते हैं लगातार। वहाँ पे डेंजर लेवल और वार्निंग लेवल लगे हुए हैं, इसलिए हम उनको बताना चाहते हैं। इसके अलावा हमने 200, हमारे पास 150 जो हैं वाटर बॉडीज़ इन द रिजर्वायर्स इन द कंट्री, जो डैम्स हैं उनके रिजर्वायर्स हैं, उनका डाटा भी इसके अंदर इंटीग्रेट किया। उनके लेवल्स क्या हैं, उनकी लाइफ स्टोरेज कितनी चल रही है, ये सब हमने इसमें इंटीग्रेट किया। और तकरीबन 150 जो हमारे रिजर्वायर लगातार मॉनिटर हम करते हैं, जिनको हमने इसमें इंटीग्रेट किया है, वो तकरीबन देश की 70% अगर आप लाइव स्टोरेज की बात करें तो उसको कवर करते हैं। सो इसका मतलब पूरे पैन इंडिया हमने इसको स्कैटर किया हुआ है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे काम कर रहे हैं, अगर ग्लोव के अलावा भी बात करें तो? कुछ ऐप्स पे और भी काम कर रहे हैं, जिस स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है उनके साथ मिलके अहमदाबाद हम लोग कर रहे हैं कि वाटर बॉडीज़ को हम रिमोट से मॉनिटर कर पाएँ। ये तो 150 बड़ी हैं, लेकिन छोटी जो हैं रिजर्वायर नेचुरल हैं, अदरवाइज़ प्राइवेट हैं, उन सब के वाटर लेवल की स्थिति क्या होगी, उन सबको जोड़ के देखना अगर हम चाहें तो हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं एक नया व्हाट वी से प्रोग्राम डेवलप करने के लिए मॉडलिंग के थ्रू, जिससे हमें ये पता चले कि पूरे उनके अंदर सरफेस एरिया तो हम मॉनिटर करते हैं, लेकिन हम उस सरफेस एरिया को भी लिंक करना चाह रहे हैं कैपेसिटी से। हम ग्लोव की बात भी कर रहे थे, तो उसमें क्या कर रहे हैं? 902 के करीब अभी ग्लेशियर लेक एंड वाटर बॉडीज हिमालयाज़ में है, उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं ऑलरेडी। और इसको हम आगे 2500 तक, हमारा विज़न है कि आगे 2 साल में हम लोग 2500 तक कर लेंगे। और वर्चुअली मैक्सिमम जो हमारी पॉसिबल ग्लेशियर लेक्स हैं उनको हम कवर कर लेंगे। इसके अलावा हम इसको रिस्क असेसमेंट के तौर पे एक फैक्टर्स का
फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें सभी स्टेक होल्डर से हम लोग बहुत जल्दी कंसल्टेशन करने वाले हैं। उनके साथ मिलके हम लोग एक रिस्क को कैलकुलेट कैसे करना है उसकी मेथोलॉजी पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो वो अगर हो जाती है तो हम एक रिस्क एनालिसिस इन सबको दे के एक रिस्क का फैक्टर जो है इनको असाइन करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो रिस्क में आ रही हैं, कौन सी ग्लेशियर लेक्स अभी रिस्क में नहीं है। तो जो फ्लड जिस प्रकार से देश भर में आते हैं उनको किस तरह से मॉनिटर किया जा सके और देशवासियों को भी किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सके, टूरिस्ट की किस प्रकार से हेल्प की जा सके, उसके लिए जो फ्लड जो वॉच करके इंडिया करके जो 2.0 ऐप लॉन्च किया गया है, निश्चित तौर पर ये कारगर कदम साबित हो सकता है। और CWC को पूरी उम्मीद है कि न सिर्फ नागरिकों के लिए बल्कि जो स्टडी करने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये कारगर साबित होगा। कैमरामैन गौरव के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए DD न्यूज़। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। केंद्र सरकार सीमाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार पुख्ता इंतजाम कर रही है। इसका एक उदाहरण भारत बांग्लादेश की सीमा पर देखने को मिल रहा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर न्यू डिजाइन फेंसिंग का काम जोरों पर है। सीमा के पास रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि ये नई फेंसिंग लाइन सुरक्षा और अवैध घुसपैठियों को रोकने में काफी कारगर साबित हो रही है। हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट ने इसका जायजा लिया। इस समय हम भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे हैं और सरकार के द्वारा अपने जो बॉर्डर हैं उनको सुरक्षित करने के लिए ये फेंसिंग लाइन बनाई गई है। ग्रामीण नागरिक यहाँ के हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बाबा, ये कब देखिए आपने, ये फेंसिंग लाइन कब बनी यहाँ पर? 2023 में लगे हैं। तो उसका पहले तो जो थे तो पुराना हो गया। उससे बेहतरीन, ये अच्छे, बहुत बेहतरीन बनाया इस मरतबा जो 2023 में बनाया। ये मोदी सरकार ने बनाया। मोदी सरकार ने बनाया। हम लोग बॉर्डर का पहले सीमाने पे है, जब से तारबंदी लगा हुआ है बहुत हम लोग का अच्छा सुविधा हुआ, क्योंकि उधर का पब्लिक इधर नहीं आ सकते, इधर का पब्लिक उधर नहीं जा सकते। इससे हम लोग का अच्छा बहुत फायदा हुआ है। आप किस तरह देखते हैं इस जो ये फेंसिंग लाइन है, ये किस तरीके से देखते हैं आप? 2023 में नया फेंसिंग लगाने के बीच में आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे एक उंगली भी नहीं जा सकते हैं। तो इससे हम लोगों का बहुत राहत मिला है। और जो जैसे हम लोग जो खेती बाड़ी होता था, तो हम लोग इंडिया का कुछ भी हो, गाय हो बकरी हो, तो तारबंदी के अंदर से जाके वो नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो अभी फिलहाल ऐसा सिचुएशन हो गया कि तो गाय बकरी तो दूर की बात है, एक परिंदे भी नहीं जा सकते। इससे पहले तो बहुत लूटपाट होता था सर। हम लोग का शाम होते होते हमारा गुरु भैंसा लेके भाग जाता था। अभी ये तारबंदी होके तो बहुत सुविधा हो गया सर। और उसके बाद ये 17 बटालियन आने के बाद तो सर 117 बटालियन आने के बाद तो सर हम लोग का और सुविधा हो गया, हम लोग का और सुरक्षा हो रहा है। तो ये थे तमाम देश के जो फर्स्ट विलेज सिटीज़न हैं, यानी नागरिक हैं, उनका कहना है कि ये जो फेंसिंग लाइन है ये अपने आप में कई खासियत रखती है, कई सारी इसकी जो है खासियतें हैं। एक तो सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि इसकी जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ आसानी से आदमी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। और ये सेंसर जो है, जैसे ही इस फिनिशिंग लाइन पर किसी तरीके की कोई भी गतिविधियां होंगी या इसको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो उस समय BSF को ये पता चल जाएगा कि हमारी जो फिनिशिंग लाइन है उस लाइन को से कोई छेड़छाड़ कर रहा है। कैमरामैन ललित के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, DD न्यूज़, ग्राउंड जीरो, भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए DD न्यूज़, क्योंकि ये भरोसा है सच का।